नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ग्लोबल सिटीजन वाले ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ये बता रहा है कि दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल रही है। दुनिया से अलग करके देश को नहीं देखा जाना चाहिए। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर भी अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में देखा जा रहा है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर देश में बवाल मचा। देखते देखते यह बवाल पूरी दुनिया में फैल गया। यह विवादित बयान पूरी दुनिया में रहने वाले मेरे हिंदुस्तान की छवि को दागदार कर रहा है। यह विवादित बयान गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मेरे देश के, मेरे मुल्क के हर धर्म के लाखों भाई बहनों की मुसीबत बढ़ा रहा है। यह विवादित बयान मेरे हिंदुस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली से 4,500 किलोमीटर की दूरी पर जंग अब मेरे हिंदुस्तान को भी परेशान करने लगी है। चीन के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ कोरोना देखते देखते पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया। कैसे इन सारी घटनाओं का संदेश साफ है, कैसे ग्लोबल सिटीजन वाली सोच में भी समाधान है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने का इंतजार मेरे लाखों हिंदू भाई बहन कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दों की नजर है। ऐसी जानकारी हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को मिल रही है। दहशतगर्द एक बार फिर से घाटी को दहलाना चाहते हैं। दहशतगर्द अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियों को निशाना बनाने की फिराक में है। और खुफिया विभाग को यह जानकारी मिल रही है कि स्टिकी बम जैसे खतरनाक बम का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दहशतगर्दों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियां, मेरे फौजी भाइयों ने कमर कस ली। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए मेरे फौजी भाइयों की क्या तैयारी है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उधर पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट के खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। कभी इमरान खान की हत्या की अफवाह पर हंगामा शुरू हो जाता है, तो कभी इमरान खान की गिरफ्तारी पर सियासी बहस शुरू हो जाती है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर कैसे पाकिस्तान में सस्पेंस का माहौल है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को
मैं दुनिया तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को चपेट में ले रहा है। चाहे कोरोना की महामारी हो या फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध का मसला हो, मेरे मुल्क में हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद की सियासत का शोर हो या फिर आए दिन विवादित बयान हो, हर तरफ इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं और जिसका असर अब देश और दुनिया में भी देखा जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये सारी घटनाएं हमें समझा रही हैं कि देश में कुछ गलत होता है तो उसका असर पूरी दुनिया में दिखता है। दुनिया के किसी न किसी कोने में जब कुछ गलत होता है तो उसका असर मेरे मुल्क पर पड़ता है, आपके मुल्क पर पड़ता है। मतलब साफ है कि ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान ही इसका समाधान है। नुपुर शर्मा के विवादित बोल से सुलगता हिंदुस्तान। विदेश में देश की बदनामी, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लड़खड़ाती देश की अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी ने जैसे देश को परेशान किया। ये तीन तस्वीरें हमें बता रही हैं, हम हिंदुस्तानियों को समझा रही हैं कैसे हम हिंदुस्तानी होते हुए भी ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। कैसे हर छोटी बड़ी चीज हमें वैश्विक बिरादरी का हिस्सा बनाती है। कैसे हमारी एक गलती पूरे विश्व में भारत का नाम खराब कर सकती है। कैसे विश्व की हर छोटी बड़ी घटना हमारे देश को प्रभावित करती है। कैसे हजारों किलोमीटर दूर जारी जंग देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। कैसे चीन के एक छोटे से शहर से फैला कोरोना पूरी दुनिया को दर्द दे सकता है। नुपुर शर्मा विवाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौती वाला संदेश समझाता है। धार्मिक विविधता देश की सबसे बड़ी खासियत है तो साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी है। यहाँ फल फूल रहे धर्म के मानने वाले लोग पूरे विश्व में फैले हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कुल 121 करोड़ आबादी का 79.8% हिस्सा था। दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन कुल भारतीय जनसंख्या का 6% हिस्सा है। ये भारतीय संस्कृति की सुंदरता रही है। हमारे देश में सालों से अलग अलग धर्म के लोग फले फूले। समय समय पर बेशक कुछ मतभेद उभरे, लेकिन आपसी मतभेद कभी भी मनभेद में नहीं बदले। बाहर से आए धर्म यहाँ की मिट्टी में घुल मिल गए, यही के होकर रह गए। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि हर धर्म के लोग भारत से बाहर भी रहते हैं। अगर किसी धर्म के बारे में यहाँ अपने देश में बुरा बोला जाएगा तो तय है आज हाइपर इंफॉर्मेशन के दौर में इसे देश की सीमाओं में रोका नहीं जा सकता। सूचना दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। चोट उस धर्म को मानने वाले हर बंदे को लगेगी। धर्म के नाम पर देश में विवाद खड़ा करने वाला मुद्दा वैश्विक समाज में बखेरा खड़ा करेगा, माहौल खराब करेगा, देश की छवि खराब करेगा, हमें ग्लोबल सिटीजन की विचारधारा से दूर करेगा। यही नुपुर शर्मा के केस में देखने को मिलता है। नुपुर शर्मा ने हिंदी में नहीं, इंग्लिश टीवी चैनल के एक डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक बोला, जिससे पहले देश का मुस्लिम समाज आहत हुआ। देखते देखते बाद इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देशों में रहने वाले मुस्लिम समाज तक पहुंच गए। जाहिर सी बात है,
मामला देश का नहीं रह गया, मुद्दा ग्लोबल हो गया, मामला वैश्विक बिरादरी का बन गया। पूरी दुनिया में रहने वाला मुस्लिम समाज आहत हो गया। ईसाई धर्म के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दुनिया की करीब 23% आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के करीब 800 करोड़ में से करीब 190 करोड़ आबादी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। इंडिया में भी 2011 के आंकड़ों के आधार पर 17 करोड़ यानी कि 17.22 से अधिक मुस्लिम आबादी है। इंडिया में भी 2011 के आंकड़ों के आधार पर 17 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। दुनिया के हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारतीय है। दुनिया के कुल मुसलमानों की संख्या में से 11% मुसलमानों का घर भारत देश है। जाहिर है भारत की जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है। कुछ भी ऐसा न हो जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो। इन आंकड़ों से पता चलता है नुपुर शर्मा का बयान कितनी बड़ी आबादी को आहत कर गया। ये तो रही वैश्विक स्तर की बात, लेकिन चर्चा इस्लामिक देशों की ज्यादा हो रही है, जिनसे भारत का लंबा सांस्कृतिक और कारोबारी रिश्ता रहा है। मुसलमानों के साथ अन्य धर्म के मानने वाले भारतीय बड़ी संख्या में इन देशों में रहते हैं। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, सऊदी अरब में 30 लाख, कुवैत में 10 लाख, ओमान में 7.8 लाख, कतर में 7.4 लाख, बहरीन में 3.2 लाख, जॉर्डन में 2.1 लाख, इराक में 1.8 लाख, लेबनान में 90,000 भारतीय रहते हैं। मतलब एक विवादित बयान ने इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम किया। करीब 1 करोड़ भारतीय लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम किया, जो इन इस्लामिक देशों में सालों से रहते आए हैं। यही खतरा हमें ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। हम धर्म के सम्मान का भाव लेकर आगे चलने की सोच को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को बॉन्ड की तरह जोड़ने का काम करती है ग्लोबल इकोनॉमी। दुनिया भर के कारोबारियों ने पूरी दुनिया को इस तरह जोड़ दिया है कि कोई भी देश अपने दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का दावा नहीं कर सकता है। यही बात भारत पर भी लागू होती है। दुनिया के साथ भारत कारोबारी रिश्तों के बॉन्ड में बंधा है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका भारत का नंबर 1 व्यापारिक भागीदार बन गया है। 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दूसरे नंबर पर चीन आता है। 2021-22 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर रहा। तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। 60 अरब डॉलर के करीब का आपसी व्यापार है। चौथे नंबर पर सऊदी अरब है। इराक भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। कतर की बात करें, इसके साथ भारत के कुल व्यापार का सिर्फ 1.4% हिस्सा है। लेकिन प्राकृतिक गैस के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े हमें बताते हैं, अमेरिका और चीन के साथ साथ इस्लामिक देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं। इस्लामिक देश कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। गल्फ के सिर्फ 5 देशों से आता है भारत का 53% विदेशी पैसा। यूएई से 26.9%, सऊदी अरब से 11.6%, कतर से 6.5%, कुवैत से 5.5%, ओमान से 3% विदेशी धन भारत आता है। आंकड़े साफ बताते हैं, साफ शब्दों में समझाते हैं, इस्लामिक देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने का मतलब होगा बड़ा आर्थिक नुकसान। इस्लामिक देशों की आस्था को चोट पहुंचाने का मतलब होगा भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना। विदेश में भारत की छवि बिगाड़ने का मतलब होगा भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बाधा, तेजी से उभरती वैश्विक ताकत वाली पहचान पर डेंट। प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं, विदेश में रहने वाले हर धर्म के लोगों का प्यार हासिल करते हैं।
मोदी मोदी के शोर में हर धर्म के लोगों के बोल जुड़ जाते हैं। जरूरी है कि भारत की बुलंदी को कायम रखा जाए। जो ऊंचाई प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की है, इसे नीचे नहीं गिरने दिया जाए। वसुधैव कुटुंबकम वाली परंपरा हमारी पहचान रही है। पृथ्वी को परिवार मानने की जो हमारी पौराणिक सोच रही है, इसी के विस्तार के साथ ग्लोबल सिटीजन वाली सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा पर एक बार फिर से दहशतगर्दों की काली नजर है और क्यों है, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान बताता है दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है। दुनिया के किसी कोने में कुछ गलत हो रहा है, दुनिया के किसी कोने में कुछ खतरनाक हो रहा है, दुनिया के किसी कोने में कुछ विवादित हो रहा है, तो तय मानिए दुनिया का कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ग्लोबल सिटीजन वाली सोच ही समाधान है। मेरे हिंदुस्तान में कुछ गलत हो रहा है, मेरे हिंदुस्तान में कुछ विवादित हो रहा है, तो तय मानिए उसका असर पूरी दुनिया में दिखने लगता है। हमें ग्लोबल सिटीजन वाली सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा, ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट के साथ ही आगे बढ़ना होगा। यही समाधान है और यही ग्लोबल सिटीजन वाला ही ज्ञान है। रूस यूक्रेन युद्ध ने समझाया ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान। फरवरी को जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाना शुरू किया था। तब शायद ही देश में किसी ने सोचा होगा जो युद्ध दिल्ली से 4,500 किलोमीटर दूर हो रहा है, उस युद्ध की तपिश दिल्ली तक पहुंचेगी। यूक्रेन के शहरों में बारूद से होने वाली बर्बादी अपने देश को प्रभावित कर पाएगी। लेकिन ऐसा हो रहा है, भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थामने का काम कर रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध समझा रहा है ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान। रूस यूक्रेन समझा रहा है हम दुनिया से कटकर नहीं रह सकते, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी बुरा हो रहा है तो तय है ये आने वाले दिनों में हमें प्रभावित करेगा ही। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन से अधिक हो गए हैं। युद्ध लगातार जारी है। युद्ध अपनी चपेट में पूरी दुनिया को ले रहा है। युद्ध के प्रभाव के कारण अप्रैल में विश्व व्यापार संगठन इस वर्ष वैश्विक व्यापार वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर चुका है। युद्ध के कारण दुनिया में अन्न संकट गहरा गया है। पूरी दुनिया में गंभीर रूप से भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या केवल 2 सालों में दोगुनी हो गई है, जो महामारी से पहले 13.5 करोड़ थी।
अब बढ़कर 27.6 करोड़ हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र में उभरते बाजार को तो भारी नुकसान पहुंचा ही है। इस महायुद्ध ने विकासशील देश की विकास की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। युद्ध में फंसे रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े क्षेत्र में खाद और कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं, जिन पर संकट बढ़ता जा रहा है। तेल और खाद की बढ़ती कीमत परेशानी बढ़ा रही है। 30% से अधिक बढ़ गए हैं वैश्विक बाजारों में उर्वरकों के दाम। वर्ष 2020 में रूस ने 26 करोड़ टन कच्चे तेल का निर्यात किया था, जिसमें से 13.8 करोड़ टन यूरोप में किया गया था। लेकिन युद्ध के बाद से निर्यात बाधित है, जिसकी वजह से कच्चे तेलों की कीमत में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। तेल की कीमतों में उछाल क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं है, इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत नाजुक है। भारत में भी कच्चे तेल की बढ़ती कीमत परेशानी बढ़ा रही है। साल 2020-21 के दौरान भारत का तेल आयात बिल जो 62.2 अरब डॉलर का था, साल 2021-22 में युद्ध की वजह से तेल पर भारत का खर्चा करीब डबल होकर 119 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति गेहूं को लेकर भी देखी जा रही है। रूस और यूक्रेन दुनिया के शीर्ष गेहूं निर्यातक देशों में शामिल हैं। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में गेहूं का निर्यात बाधित हो रहा है। भारत ने भी अपने यहां गेहूं के उत्पादन में कमी की आशंका को देखते हुए फिलहाल निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत की अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन का असर दिख रहा है। महंगाई और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ रुपए की वैल्यू में आई गिरावट को भी युद्ध का असर माना जा रहा है। 24 फरवरी को डॉलर के मुकाबले रुपया 75.3 स्तर पर चला गया था। युद्ध के 3 महीने बाद मई के अंत में ये 77.7 पर पहुंच गया। दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। देखने में ये बेशक दूर हो, लेकिन आज ग्लोबल विलेज में बदल चुकी दुनिया में भौगोलिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। पूरी दुनिया आर्थिक रूप से कनेक्टेड है। यही वजह है कि आज रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के तकरीबन सभी देशों के लिए परेशानी तो बढ़ा ही रहा है, बड़ा संदेश भी दे रहा है। ग्लोबल सिटीजन वाले विचार में ही समाधान है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी ने समझाया ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान। चीन के एक छोटे से शहर वुहान में कोरोना महामारी का पहला मामला सामने आया। चंद दिनों में ही कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी का दंश झेला। कहना गलत नहीं होगा, कोरोना महामारी से ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान मिल रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी गंभीर बीमारी की सूचना है तो उसे नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। आने वाले दिनों में आपके चाहने वालों को भी चपेट में ले सकता है। कोरोना महामारी के विस्तार पर नजर डालें तो पता चलता है पूरी दुनिया कैसे कनेक्टेड है। यह ट्रांसपोर्ट ने कैसे पूरी दुनिया को करीब ला दिया है। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार कई कारणों से भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है पूरी दुनिया। इसे कोरोना के फैलाव से समझा जा सकता है। अक्टूबर 2019 की शुरुआत में चीन के वुहान लैब में कोरोना वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है। चीन इससे इनकार करता रहा है, लेकिन संक्रमण का पहला मामला दिसंबर 2019 में आधिकारिक रूप में बताता है। 30 जनवरी 2020
भारत सरकार की तरफ से पहला आधिकारिक बयान आया। केरल में पहला कोरोना केस सामने आया। करीब 1 महीने में चीन से भारत पहुंच गया कोरोना। केरल के जिस छात्र में पहली बार कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, उसके बारे में बताया गया कि वो छात्र वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। कुछ ही दिनों पहले भारत आया था। फिर क्या था? कोरोना तेजी से भारत में फैलता चला गया। तमाम कोशिशें नाकाम रही। हवाई यात्रा को लेकर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से देखते देखते पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। दुनिया का ग्लोबल विलेज वाला चरित्र सामने आया। कोरोना ग्लोबल सिटीजन वाला ज्ञान समझा रहा है। कैसे चीन के इंकार से पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। आज चीन भी इससे परेशान है। संदेश साफ है, अगर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी चिंताजनक घटित हो रहा है तो उस पर पूरी सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और जम्मू कश्मीर में मेरे हिंदुस्तान की सेना जवान लगातार दहशतगर्दों का सफाया कर रही है। मेरे हिंदुस्तान की सेना चुन चुनकर टारगेट किलिंग का बदला ले रही है। महज कुछ घंटों में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। महज कुछ घंटों में 4 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दहशतगर्दों को ढेर करने के बाद पाकिस्तान है वो मानता नहीं। लगातार मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। अमरनाथ यात्रा आतंकवादियों के निशाने पर है। मेरे लाखों हिंदू भाई बहनों की आस्था पर दहशत का साया मंडरा रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। मेरे हिंदू भाई बहन बर्फीले बाबा के दर्शन बेखौफ होकर कर सकेंगे, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में लगे। पाकिस्तान की टिफिन वाली साजिश डिफ्यूज। घाटी में जारी है टारगेट किलिंग का बदला। दहशतगर्दों को जांबाज पहुंचा रहे हैं जहन्नुम। आतंकिस्तान के रूप में कुख्यात पाकिस्तान आए दिन नई नई साजिश रचता है। अब एक और नापाक साजिश का खुलासा सुरक्षा बलों ने किया है। जवानों ने पाकिस्तानी साजिश को डिफ्यूज कर दिया। ड्रोन के जरिए आतंकिस्तान लगातार हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। सोमवार की रात को भी ऐसा ही हुआ। जम्मू के अखनूर सेक्टर के कानाचक में बीएसएफ के जवानों ने उसकी एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से भेजे गए स्टिकी बम को बीएसएफ ने बरामद किया। कानाचक सीमा के पास जवानों ने ड्रोन उड़ते देखा। ड्रोन देखने के बाद एक्शन में आ गए जवान। ड्रोन से गिराए गए 3 टिफिन में 3 आईईडी बम मिले। आईईडी में टाइमर भी सेट था। यानी जवानों की सतर्कता के आगे आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। और तो और सेना के जवान लगातार टारगेट किलिंग का बदला ले रहे हैं। चुन चुनकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। 12 घंटे में 3 दहशतगर्दों को जवानों ने मार गिराया। 3 में से 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। एसएसपी श्योपुर को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जलोरा फॉरेस्ट पर कुछ मूवमेंट है। उसके बाद पुलिस आर्मी मिलके एरिया में कॉर्डन डाला। जब सर्च शुरू हुई तो इनकाउंटर शुरुआत हो गया, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया, जिसके डॉक्यूमेंट से उसका नाम हंजला पाया जाता है। ये लाहौर का रहने वाला है। उसके पास AK-47 5 मैगजीन मिला है, काफ़ी हथियार। दूसरा इनकाउंटर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कुपवाड़ा का जो कंडी बेल्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ भी
कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी मिल के ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं लश्कर तैयबा का। एक पाकिस्तान टेररिस्ट है, एक त्राल का है। त्राल का जो इश्तियाक लोन है और रिसेंटली ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान टेररिस्ट जो है इसका तोफेल कोड नाम है। वहाँ से बहुत सारे 2 AK-56 राइफल मिला है, बहुत सारे सामान मिला है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि राहुल भट्ट जी को जो उस पर अटैक हुआ था, मारे गए जिसमें, तो उसमें 2 टेररिस्ट थे इन्वॉल्व। एक पाकिस्तानी क्वालिटी वाले को न्यूट्रलाइज कर दिए, लतीफ़ राथर बचा गया, इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा जो आमरीन भट्ट है, उसमें दोनों टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर न्यूट्रलाइज कर दिए। और जो बैंक जो मैनेजर पर अटैक हुआ था विजय कुमार जी पर कुलगाम में, उसके पीछे लगे हुए हैं टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, शोपियान के टेररिस्ट है, और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। पाकिस्तान के ऊपर आतंक की नर्सरी का टैग चस्पा है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकियों को पाकिस्तान पनाह भी देता है और ट्रेनिंग भी। ऐसे में जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा की तारीख नजदीक आती जा रही है, आतंकियों की करतूतों में इजाफा होता जा रहा है। ड्रोन के जरिए गिराए गए टिफिन बम इसका ताजा उदाहरण है, क्योंकि ये टिफिन बम दरअसल एक तरह से स्टिकी बम हो सकते हैं। ऐसे में पहले आपको बताते हैं स्टिकी बम होता क्या है। स्टिकी बम चिपकाने वाला बम होता है जो गाड़ियों या किसी चीज में चिपक जाता है। इससे रिमोट के जरिए धमाका कराया जाता है, टाइमर के जरिए भी धमाका कराया जाता है। स्टिकी बम एक तरह का IED होता है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी है कि अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर स्टिकी बम से हमला किया जा सकता है। इसे लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी महीने के आखिर में यानी 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ये पहली अमरनाथ यात्रा होगी, क्योंकि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित कर दी गई थी। यानी पिछले 3 सालों में ये पहला मौका होगा जब अमरनाथ यात्रा में आम श्रद्धालु भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि यात्रा में इस बार करीब 3 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। भारी भीड़ के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने अपने सिक्योरिटी प्लान में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सेना ने अपनी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बदला है। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कई स्टिकी बम बरामद किए हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने बताया कि कश्मीर में स्टिकी बम पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते कठुआ में जवानों ने 7 मैग्नेटिक या स्टिकी बम बरामद किए थे। पिछले साल फरवरी में जम्मू के सांबा में आतंकियों के पास से भी स्टिकी बम मिले थे। यही वजह है कि स्टिकी बम को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों को आगाह कर रही है। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हो, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। गाड़ी पे सवार होते समय, गाड़ी से उतरते समय चारों तरफ मुआयना कर ले, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अनजान चीज़ लगी हुई हो गाड़ी के साथ। तो इसके लिए पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। हम किसी भी इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहें तो। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमला कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ये यात्रा आतंकियों के निशाने पर रही है। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा की वजह से आतंकी 1 या 2 घटनाओं को छोड़कर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं तो दहशतगर्दों ने अपनी रणनीति बदली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जो स्टिकी बम से कहर बरपाया गया था, अब उसी को दहशतगर्दों ने अपना हथियार बना लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने किया था। अफगानिस्तान में आतंकियों ने नेटो सेनाओं के खिलाफ ये बम का इस्तेमाल किया था। 2021 से पहले अफगानिस्तान में कार बम विस्फोट से खूब धमाके हुए। 2020 दिसंबर में काबुल की डिप्टी गवर्नर की मौत हुई थी। स्टिकी बम देखने में काफी छोटा और सस्ता होता है, लेकिन उसका परिणाम काफी भयावह होता है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आका नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करने लगे हैं। स्टिकी बम के जरिए हमला करने की फिराक में हैं, लेकिन चौकस सुरक्षा बलों के सामने उनके नापाक मंसूबे फेल हो रहे हैं। भारतीय सेना के मुस्तैद जवान चुन चुन कर नापाक मंसूबे वालों को निशाना तो बना ही रहे हैं, उनकी हर साजिश को फेल भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
स्टिकी बम के बारे में सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये नाम सुना गया था। तब ब्रिटेन समेत 4 देशों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। वक्त बदला और बम के इस्तेमाल होने का तरीका भी पूरी तरीके से बदल गया। इसका उपयोग अब आतंकी संगठन हमला करने में फैलाने लगे हैं। अलकायदा स्टिकी बम का काफ़ी प्रयोग करता रहा है। स्टिकी बम का खतरा इस वक्त मेरे देश पर भी मंडराने लगा है, अमरनाथ यात्रा पर मंडराने लगा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत में स्टिकी बम का प्रयोग कब हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाता हूं। जरा आप देखिए, 2012 फरवरी में दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर इस हमले का इस्तेमाल किया गया था। ये 2012 में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में 1 दर्जन से ज़्यादा स्टिकी बम बरामद हुए थे मार्च 2021 को। ये मार्च 21 की मैं तस्वीरें बता रहा हूं। अगस्त 2021 में पुंछ में सुरक्षा बलों ने जब्त किए थे बड़ी मात्रा में स्टिकी बम। और इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो अप्रैल 2022 में जम्मू के सिधार बॉर्डर के पास भी स्टिकर बम मिला था। ये स्टिकी बम जो है वो लगातार लोगों को दहशत में लगाता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि स्टिकी बम के बारे में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, इसका प्रयोग कब हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले कहां हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आप देखिए, जम्मू में बस पर आतंकी हमले में मई 2022 में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। ये भारत में स्टिकी बम की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ है। इसके अलावा 2022 मई से स्टिकी बम की जांच जो है हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है वो कर रही है, NIA लगातार इसकी जांच में जुटी है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि इसका वजन 1 किलो होता है, लंबाई इसकी 9 इंच होती है, एंटी टैंक ग्रेनेड होता है, ब्रिटेन में बना है, 1940 में बना है। इसको बनाने वाले का नाम जो है वो स्टुअर्ट मैक्रो है, यानी ये इसका पूरा खाका है। स्टिकी बम कैसा होता है ज़रा आप समझिए। मैं लगातार ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रिटेन, कनाडा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। यानी कितना खतरनाक होता है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। स्टिकी बम की ये पूरी जो रूपरेखा वो मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, जो बीच में ये स्टिकी बम है और इसके अलावा जो इसका वजन 1 किलोग्राम होता है, लंबाई इसकी 9 इंच के बराबर होती है। जैसे मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ था। इसको जो निर्माता है स्टुअर्ट मैक्रो थे, 1940 में ये बना था, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ब्रिटेन में बना था। ब्रिटेन में बनने के बाद में एंटी टैंक ग्रेनेड का इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो मेरे भाई बहन अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, बर्फीले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसको इसका खतरा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त सतर्क हैं, चौकन्ना है, और उनकी कोशिश ये है कि इस बम का इस्तेमाल ना उससे पहले डिफ्यूज कर दिया जाए। लेकिन पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात भी सुधरने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर अनाज संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत है। श्रीलंका में महंगाई 7वें आसमान पर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में जारी संकट का असर सबसे ज़्यादा निचले और मिडिल क्लास परिवारों को देखने को मिल रहा है। वहां के लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। हर तरफ महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ मेरे हिंदुस्तान की तरफ, मेरे देश की सरकार की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है कि हिंदुस्तान से मदद हो। और हिंदुस्तान की सरकार लगातार श्रीलंका की मदद भी कर रही है।
श्रीलंका में दाने दाने के मोहताज लोग, आसमान छूती चावल की कीमतें, चीनी की कीमत ने घटाई मिठास, आर्थिक बदहाली में श्रीलंका को भारत से आस। श्रीलंका अब तक के सबसे बड़ा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते हालात बेहद गंभीर हैं। चावल, चीनी, दवा, दूध मतलब रोजमर्रा की तमाम चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जरूरी चीजों को लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है। बढ़ती महंगाई और सप्लाई कम होने से लोगों को जीवन यापन का सामान भी नहीं मिल पा रहा। चावल के दाम 500 के पार। श्रीलंका में महंगाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों की भूख मिटाने वाली चावल की कीमत आम लोगों की जेब को जला रही है। 1 किलो चावल की कीमत 500 के पार है। मुद्रास्फीति अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने से जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चावल जो आम लोग आसानी से खरीद सकते थे, अब खरीदना मुश्किल हो गया है। 1 महीने पहले 250 रुपए बिकने वाला चावल अब 500 के पार पहुंच गया है। दूध और चीनी हुए महंगे। श्रीलंका में लोगों का जीना दुभर होता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 400 ग्राम मिल्क पाउडर 790 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, चीनी की मिठास भी कम होती जा रही है। 1 किलो चीनी का दाम 290 रुपए पहुंच चुका है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।